हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज मैं अपनी आरआरबी क्लर्क की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, प्री से लेके मेंस तक की। ये आरआरबी क्लर्क में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने यूपी से फॉर्म फिल किया था। जब मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी थी तब मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी जितने कि क्लरिकल पेपर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चंस हमें डुएबल करने को मिले और मिलते भी हैं, बट द फैक्टर्स वो आपसे एक्यूरेसी की डिमांड करते हैं क्लर्क के पेपर में, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है क्लर्क पेपर में और इट्स अ वेरी ह्यूज कंपटीशन। तो ऐसे मान सकते हैं हम कि लाखों में एप्लीकेंट्स फॉर्म भरते हैं और कुछ हज़ार में, फॉर एन एग्जांपल हमारे टाइम में 5000 वैकेंसी थी और वो भी जब स्टेट्स में बाइफर्केट हो जाती हैं तो कुछ हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसी में बचती हैं और उसमें भी बहुत से स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसी आती ही नहीं है और उन एप्लीकेंट्स को भी दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो कट ऑफ और अपने आप में बहुत हाई हो जाती है। दूसरी बात, इसके पेपर पैटर्न में प्री के इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आते हैं 40 क्वेश्चंस ईच विद अ कॉम्पोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स। तो इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती, बट मैथ्स में और रीजनिंग में एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, तो इस वजह से बहुत हाई कट ऑफ जाती है। और हमारी यूपी की भी इस बार 77.5 कट ऑफ गई थी। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर माई एग्ज़ाम। एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी नर्वस ऑल्सो, बट ठीक है, देखना तो था ही ना, इतने टाइम से मेहनत करी थी तो एक्साइटमेंट भी था कि क्या होगा, लेट्स सी। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट मैं 80 on 80 अटैम्प्ट कर पाई अपना पूरा, और वो भी 37 to 38 मिनट्स। उसके बाद भी 2 से 3 मिनट मेरे पास बच गई थी। आई स्टार्टेड विद रीजनिंग एंड देन आई जंप ऑन मैथ्स। ड्यूरिंग माई पेपर आई रियलाइज दैट रीजनिंग वॉज बिट difficult or time consuming, not difficult, it was bit time confusing as compared to maths. Maths was just one liner, it was very doable. जनरली क्या होता है कि मैथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है और रीजनिंग आसान रहती है, बट मेरे को अपनी शिफ्ट में मेरी पर्सनली को ऐसा लगा मेरा कि मैथ्स वॉज बिट ईजियर एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग। मेरा जो स्कोर रहा प्री में वो था 78.75। मेरी मैथ्स में फुल एक्यूरेसी रही थी, रीजनिंग में आई डिड सम मिस्टेक, मैंने एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से 1.25 मार्क्स डिडक्ट हो गए, बट ग्रेसफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई कर लिया एंड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज वॉज मेंस, द मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि अपने आप में 2 घंटे का पेपर देना इट्स नॉट ईजी। और 40 क्वेश्चन आपको 5 सेक्शन में मिलते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, क्वांट्स एंड कंप्यूटर, 5 sections, 40 questions each and 120 minutes is the composite time again. So I started with GK. I attempted 17 question. Obviously GK was of another level. उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है GK के questions कहाँ से आते हैं, कितना भी पढ़ लो you can never get out of it. आप जितना पढ़ोगे उतना ही शायद आपको कम है, and therefore I just able to attempt only 17 question. Anyhow, I then switch over to English. I attempted 36 question in that. English was doable, and then I switch over to reasoning. It was also very easy. Attempted 38 on 40, and the last section was mathematics. Attempted 28 out of 40. So with that, my total attempts went up to 147, and what I scored was 127.5, which I think is good. It's not that bad. It's mains paper, of course, and still I'm getting this much marks out of my 147 attempts. I think accuracy was okayish, not that bad, not that good. Of course there's always a scope of improvement, but ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक था। बट मेरी जो यूपी की मेंस की फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 128.47 आई सपोज, एंड मैं 0.97 से रिजर्व लिस्ट में रह गई। ठीक है, बुरा लगा, ऑफ कोर्स लगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कोई भी सही हो जाता तो सिचुएशन अभी कुछ और होती, बट अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट कहीं तो पहुँचे ना, से कुछ भी मिलना अच्छा है। अब कम से कम एटलीस्ट एक होप तो है, 4 रिजर्व लिस्ट आनी है, हो सकता है किसी में आ जाए, नहीं भी आएगा तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट हम वहाँ तक तो पहुँचे, सिर्फ एक क्वेश्चन से पीछे रहे हैं, एंड 1 क्वेश्चन डजंट जज यू। ओके, अब इतने सारे नंबर भी तो आए हैं, एक नंबर नहीं आया तो क्या हो, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। जो पूरे पीरियड में, पूरे ड्यूरेशन में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट था वो बैंक ऑफ बड़ौदा का था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले हमें वैकेंसी दी, उसने हमें खुश किया सारे एप्लीकेंट्स को, कैंडिडेट्स को। उसके बाद उसने वैकेंसी विड्रॉ कर लिया, उसके बाद इतने ट्वीट्स करे गए, इतनी प्रोटेस्ट किए गए कि वापस वैकेंसी ऐड करो, बट उन्होंने वैकेंसी ऐड ही नहीं करी। मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग? अगर आपको वापस विड्रॉ ही करनी थी तो आप पहले देते ही मत।
और दे दी थी तो फिर विड्रॉ नहीं करते हैं। सो मतलब पूरे टाइम ऐसे होप रही कि काश बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड कर दे, क्योंकि ऑफकोर्स से बहुत से कैंडिडेट होंगे तो इतने इतने छोटे छोटे मार्जिन से रहे होंगे। मैं तो फिर भी 0.97 से रही हूँ, हो सकता है कोई 0.5 0.12 पता नहीं कितने छोटे छोटे मार्जिन से रहे होंगे। और वही अगर बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी ऐड कर देता तो वो कितने सारे कैंडिडेट्स के लिए एक पॉजिटिव होप बन जाती। बट नेवरदलेस वी कैन नॉट ब्लेम द इंस्टीट्यूशन, वी जस्ट हैव टू बक अप आवरसेल्फ। हर साल पिछले साल से ज़्यादा ही कंपटीशन, कट ऑफ सब बढ़ने ही वाला है, सो वी हैव टू बी एग्ज़ाम रेडी। और बस दैट्स ऑल, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 0.97 से है, होपफुल हूँ मैं कि हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर सर्व्स मी। थैंक यू।